आज का टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से। मैंने अब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट 1, जिसके आपकी बुक में कई चैप्टर्स हैं, कंक्लूड कर दिया। सारे फार्मूले आपको समझा दिए, लिखवा दिए, याद करवा दिए। प्रैक्टिस पेंडिंग है हमारी उसकी। 42 क्वेश्चंस का असाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी हम प्रैक्टिस इसके साथ साथ करेंगे। जो स्टोरी आज मैं सुना रहा हूँ तो इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जाम्पल्स भी चलाएंगे आने वाली क्लासेस में, और साथ साथ प्रैक्टिकल भी। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। तो शुरू करते हैं कंक्लूजन ऑफ द होल चैप्टर, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एग्जाम्पल सबसे पहले डिस्कस करूंगा। सबने नेशनल इनकम का मीनिंग याद करा है। आयुषी थोड़ा लेट आए हो आप। सबसे पहले आपकी सजा ये है कि आपको नेशनल इनकम का मीनिंग सुनाना है, बाकी सब रिवाइज सर कर रहे हैं। मैंने अभी अभी नहीं जस्ट नहीं, रीजन आ, प्लानिंग आप मतलब अरे मीनिंग बोलो ना आप। national income refers to the monetary value of final goods and services in an accounting year by the normal residents of the country. सारे बच्चों को याद है, डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग बाय द इन द अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। जितना देश में प्रोडक्शन हुआ है उसकी मनी वैल्यू नेशनल इनकम है। तो भैया कोई भी जो भी चीज आपने बनाई है वो नेशनल इनकम में एक ही बार काउंट होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आपने एज ए मैन्युफैक्चरर कोई चीज बनाई और उसे होलसेलर को बेच दी। वस्तु का नाम ए मान लो, ए मान लो। उसको होलसेलर ने जब पहली बार मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस करा तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अरे प्रॉब्लम समझाता हूँ थोड़ा सा इसको। कभी अभी स्नेहा नहीं तो क्वेश्चन पूछेगी तो मैं पहले से ही उसकी बात क्लियर कर दूं। अरे जब आप किसी भी दुकानदार से कोई गुड्स लेने जाते हो तो मेरा क्वेश्चन अलीशा से है, तो वो दुकानदार बेचते वक्त ये पूछता है कि जाके खाओगे कि जाके बेचोगे? अलीशा जल्दी बताओ। मेरा क्वेश्चन है, जब भी किसी शॉपकीपर से आप कोई चीज परचेज करते हो, वो बिल बना के देता है कि इतने रुपए का सामान खरीदा, तो वो क्या पूछता है कि जाके खाओगे कि जाके बेचोगे? अरे जल्दी बताओ अलीशा। नो सर। तो ध्यान से सुनना। दुकानदार ने गुड्स बेच दिए, मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं। दुकानदार ने गुड्स बेच दिए, बिल बना दिया। बिल बनाने का मतलब है उसकी अकाउंटिंग हो गई। उसकी अकाउंटिंग हो गई, देश को पता चल गया, सरकारों को पता चल गया कि इतने रुपए का गुड्स बेचा है। और जितने भी आपके मोहल्ले में शॉपकीपर्स हैं वो सब, ये माना जाता है, ये अजम्पशन होती है कि कंज्यूमर को गुड्स बेचते हैं, कंज्यूमर को गुड्स बेचते हैं, ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, और इसकी मनी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होगी। क्योंकि दुकानदार ये तो पूछता नहीं कि जाके खरीदो खाओगे कि बेचोगे। बच्चों अगर जाके खाओगे तो ये फाइनल गुड्स है। पहले तो थ्योरी याद कर लो। अलीशा याद आ रहा है? अगर कोई दुकानदार आपको गुड्स बेच रहा है और आप कंज्यूमर हो, तो गुड्स यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स ऑलवेज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आयुषी बात क्लियर है? यस सर। लेकिन यही गुड्स दुकानदार बेच रहा है और सामने वाला जो खरीदने आया है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है। अब दुकानदार तो पूछता नहीं है कि जाके बेचोगे कि जाके खाओगे। उसकी बिलिंग हो गई, माना गया है कि ये फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर को बेचा जा रहा है, और उसको नेशनल इनकम में काउंट कर लिया। लेकिन जो खरीदने वाला है, अरे आपके मोहल्ले में एक बड़ा शॉपकीपर है जो खाने पीने की चीजें बेचता है, उसका एग्जाम्पल माइंड में रखना। अब आप खरीदने जा रहे हो या छोटा दुकानदार खरीदने जा रहा है? आयुषी बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी हैं, वो भी खरीदने जाते हैं। अब वो नहीं पूछता कि सामने वाला जाके खाएगा कि जाके बेचेगा, और वो सारी सेल सुबह से शाम तक 50,000 की ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स एंड कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आयुषी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन उस 50,000 रुपए की सेल में से 40,000 रुपए का मान लो कंज्यूमर को बेचा है, और 10,000 रुपए का गुड्स किसी प्रोड्यूसर को, छोटा दुकानदार ले गया है, छोटा हलवाई ले गया है। अरे छोटा हलवाई ले गया है और वो जाके बदले में कुछ और बना रहा है या बाजार में जाके बेचेगा, और जब वो बेचेगा तो फिर दोबारा नेशनल इनकम में आएगा। आयुषी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब वो दोबारा बेच रहा है ट्रेडर, 2 रुपए का मार्जिन जोड़ के, और माना जा रहा है कि वो भी कंज्यूमर को बेचेगा क्योंकि वो भी रिटेलर है, वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। उसने भी अकाउंटिंग कर दी, देश की सरकारों को पता चल गया। अब उससे भी लेके गया है तो वो छोटा हलवाई है, अब वो जाके कुछ बना के फिर बेच रहा है। तो एक एक आइटम, और इतनी बड़ी चेन है, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर के बीच में इतने सारे लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रही है। वो आइटम देश की नेशनल इनकम में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 2 बार काउंट हो जाती है। ऐसा करने से नेशनल इनकम बहुत बड़ी हुई इंक्रीजिंग फॉर्म में हमें विजिबल होती है, जबकि उतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है।
तो ये नेशनल इनकम का रिफ्लेक्शन देश में पुराने सालों के कंपैरिजन के लिए दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन के लिए ठीक नहीं है। एक्चुअली में नजर आ रहा है बहुत ज्यादा कमा लिया, बट एक्चुअली में प्रोडक्शन उतना हुआ ही नहीं है। ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आयुषी को बात समझ में आई? Yes, sir. सर लेकिन रिटेलर तो होलसेलर से खरीदता है ना, रिटेलर से थोड़ी खरीदते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर दोबारा बोलूंगा। आपके ही मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो नॉर्मली जो गुड्स बेचते हैं वो कंज्यूमर को बेचते हैं, लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कोई छोटा रेडी वाला, छोटा हलवाई वाला, छोटा दुकानदार आके उससे, अरे वो खरीद के ला रहे 2-2 बोरी, और उनसे कोई 10-10 किलो दुकानदार ले जाके गली मोहल्ले में गर्मी खोल रखी है दुकान और बेच देता है। अब ऐसी कंडीशन में उसने तो कभी पूछना नहीं है शॉपकीपर ने, उसके पास कहाँ फुर्सत है, वो तो सेल करने में लगा हुआ है। वो जाके ये उसको मालूम है खाने पीने की चीजें, ग्रोसरी शॉपकीपर है वो, तो जो चीजें बेच रहा है कंज्यूमर ही खरीदता होगा। लेकिन छोटा दुकानदार खरीद के ले गया, अब ये बात तो वो पूछ नहीं रहा, पूछे और उसको अलग अलग लिखे, ये प्रोड्यूसर को बेचा, ये कंज्यूमर को बेचा, और सरकार को बताए, अकाउंटिंग करे, तो ये डाइवर्जन हो जाएगा कि ये फाइनल गुड्स है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन उसको खुद को नहीं पता होता, देश को कहां से पता चलेगा? फिर वो छोटा दुकानदार जो जाके ले गया है वो बना के बेचेगा, वो बना के बेचेगा, छोटा हलवाई रेडी वाला, अरे रेडी वाला। तो ऐसी कंडीशन में वो फिर दोबारा काउंट होगा। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? ये समझ में आया बच्चे को? सर भैया तब तो वो कंज्यूमर और जो क्या बोलते हैं छोटे छोटे सेलर्स हैं, उन्हें वो इक्वल रेट में बेचता होगा, नहीं, इक्वल प्राइस में ही। इक्वल प्राइस में, ये देखो प्राइस के कंफ्यूजन में मत जाओ, प्राइस के कंफ्यूजन में मत जाओ। एक ही दुकानदार है, उसके पास आप गए, आप ही कह रहे हो 1 यूनिट खरीदना है रेट अलग है, 4 यूनिट आपके लिए रेट अलग हो जाएगा। तो शॉपकीपर के लिए भी यही खेल होता है। रेटों की कहानी के चक्कर में मत पड़ो, वो तो क्वांटिटी के बदलने पर बदलेगी, चाहे कोई भी हो, आप ओके वो। जितना ओके सर। ज्यादा, जितना, ये तो नेट बार्गेनिंग पावर है बच्चे। आप जितना ज्यादा खरीदोगे उसी शॉपकीपर से सस्ता मिल जाएगा, और आपको थोड़ी समझ बढ़ जाए, आप उसकी जगह और बड़े शॉपकीपर के पास चले जाओगे, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो और सस्ता मिल जाएगा। और ज्यादा खरीदना है और बड़े होलसेलर के पास चले जाओगे, बट उसके लिए आपके पास कंजम्पशन लेवल होना चाहिए, तो उतना ही सस्ता खरीदने की कैपेसिटी आपके पास आ जाती है। तो उस झंझट में मत पड़ो। मेरा मुद्दा ये है कि जब आपके मोहल्ले के आसपास जितने भी शॉपकीपर हैं, बड़ा शॉपकीपर है, तो ये माना जाता है वो कंज्यूमर को बेच रहा है, खाने पीने की चीजें हैं, ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, ऑलवेज इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कभी नहीं पूछता बेचते वक्त कि वो जाके खाएगा कि जाके बेचेगा, उसकी बिलिंग कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, सरकारों को पता चल रहा है और नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है। लेकिन जो प्रोड्यूसर लेके जा रहा है वो आगे जाके दोबारा बेचेगा, और यही क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हिंदुस्तान में आप ऐसे समझ लो, छोटे छोटे शॉपकीपर्स पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों हैं, और वो लाखों करोड़ों रुपए की सेल की प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट कर देते हैं, और नेशनल इनकम करोड़ों रुपए से बढ़ जाता है इन छोटे छोटे शॉपकीपर्स के द्वारा ही, क्योंकि ये करोड़ों की क्वांटिटी, अरे इनकी तादाद ही बहुत ज्यादा है। स्नेहा को बात समझ में आ रही है? भैया इसमें यस कुछ सर। प्रॉब्लम ऑफ नो काउंटिंग भी होता है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग भैया ये, जैसे कोई वो देखो, होलसेलर है, होलसेलर से मैं ले आता हूँ, तो उसे थोड़ी पता है कि मैं बेचने के लिए ला रहा हूँ, मैं तो यूज करूंगा, आप, तो वो तो आएगा ही नहीं उसने नेशनल तो इनकम में। बिल काट दिया, उसने तो बिल काट दिया ये मानते हुए कि कंज्यूमर को बेचा है, तो क्या माना जाएगा? ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स और काउंट हो गया। बट होलसेलर तो नॉर्मली रिटेलर को ही तो बेचता है। अरे भैया ये कहानी ना फिक्स नहीं है, आप समझो। मैं सदर बाजार का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब सदर बाजार में जितने भी शॉपकीपर है, तुम क्या मान रहे हो कि वो रिटेलर को बेचते हैं? अरे वो हाँ ट्रेडर को भी बेच रहे हैं, और वहां दुनिया भर के कंज्यूमर भी जा रहे हैं, तो वो तो बिल काटता है वो कभी भी। ये तो अच्छा, कुछ बिल तो कैश के होते हैं, ध्यान से सुन। अब देखो ज्यादा डिटेल पर जा रहे हैं, ये डिटेल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में कोई यूज नहीं है। अब वो जितने भी बिल काट रहा है, या तो वो फर्म के नाम से काट रहा है, तब तो वो कंफर्म है कि वो किसी फर्म को बेच रहा है, ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट, नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन जितने भी वो कैश के बिल काट रहा है, बच्चों आजकल कंज्यूमर भी बड़ा समझदार हो गया है, बड़ा अवेयर हो गया है, सदर बाजार में पहुंच जाते हैं, और जिनसे ये आपके लोकल एरिया के शॉपकीपर खरीदने जाते हैं, उन्हीं के पास वो लोग भी पहुंच जाते हैं, और उनसे सामान खरीद लाते हैं, सस्ता खरीद लाते हैं, और उनको भी कैश का बिल मिल जाता है, कंज्यूमर को भी कैश का बिल मिल रहा है, छोटा रिटेलर जा रहा है उसको भी कैश का बिल मिल रहा है। अब कैश के बिल में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा रिटेलर है और कौन सा कंज्यूमर है। कुशल को बात समझ में आई? हाँ जी भैया। चांदनी चौक एग्जांपल ले रहा हूँ, सदर बाजार एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारी नई सड़क का एग्जांपल ले रहा हूँ।
अब वहां पर वो कैश के बिल काटते हैं, छोटे 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 दुकानदार भी उनसे लेके जा रहे हैं और छोटे कंज्यूमर भी लेके जा रहे हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्शन वो दुकानदार खुद ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा किसी से भी कि जाके बेचोगे या जाके यूज करोगे। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आइटम एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में काउंट हो जाती है। और जो आइटमें छूट जाती हैं उसे मैं प्रोडक्शन फॉर वो प्रिकॉशन में बताऊंगा, कुछ चीजें भी यहाँ बची हुई हैं। कुशल, ये क्लियर हुआ? ठीक है भैया, हो गया। फिलहाल मैं 1 नंबर के लिए लैंग्वेज याद करा रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। 1 नंबर से ऊपर का टॉपिक नहीं है, लैंग्वेज सुनो, याद करो और सुनाओ। व्हेन एन आइटम इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मोर देन वंस, इट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एग्जाम्पल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में वो यूज नहीं करवाएगा, सिर्फ 1 नंबर के लिए एक लाइन याद करनी है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, मेरे साथ याद कर लें। व्हेन एन आइटम इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मोर देन वंस, इट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कौन सुनाएगा? चिराग, रिपीट करें। When an item included in the calculation of national income more than one, it is known as a problem of double counting. दिव्या, रिपीट करो जल्दी जल्दी। When an item included in the calculation of national income more than once is called the problem of double counting. जमीरुद्दीन, आप कोशिश कर पाओगे एक बार जल्दी से? Counting the value of commodity more than one while estimating national income is called double counting. बहुत बढ़िया जमीरुद्दीन, बहुत बढ़िया। रिद्धि भारद्वाज, आप बोल पाओगे? रिद्धि, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, रिद्धि भारद्वाज। राशि, राशि भैया अपना स्पीकर ठीक रखा करो, कोशिश करा करो पार्टिसिपेट कर पाओ। पायल, पायल, Sir, हाँ बोलो। राशि, when the item is involved in the calculation of national income once or twice than- is called वंस नहीं, more than. वंस नहीं, गड़बड़ है एक से ज्यादा। व्हेन एन आइटम इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मोर देन वंस, इट इज More नोन than एज। once, it is known as problem of double counting. बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश। क्रिश सोनी, आप बोलो। क्रिश, Where when an item is included in the national income of the country more than once, it is known as the problem of double counting. बहुत बढ़िया। युक्ति, आप बोल सकते हो एक बारी जल्दी से, और हम आगे चलेंगे। Item is included in the national income more than once, it is called problem of double counting. आगे चलेंगे, सबको याद हो गया होगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये सामने चल रही है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। भैया नेशनल इनकम में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए उसका एग्जामिनर एग्जाम्पल बनाएगा। चैप्टर का कंक्लूजन है, पहले क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइनें लिखी होंगी अलग अलग, 1 2 3 एग्जाम्पल्स। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 एग्जाम्पल होंगे। आधा नंबर इस बात का है कि आपको बताना है नेशनल इनकम है या नहीं है विद रीजन। आधा नंबर नेशनल इनकम है या नहीं है इस बात का है, और आधा नंबर रीजन का है। एक एग्जाम्पल आया है तो यस और नो, नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा आधा नंबर, और उसका रीजन लिखना है आधा नंबर। आयुषी, ये बात समझ में आ गई? 3 नंबर के लिए 3 एग्जाम्पल, 4 नंबर के लिए 4 एग्जाम्पल। मोस्ट कॉमन टॉपिक। आयुषी, क्लियर है? Yes, sir. और इसका आसान वाला काम क्या है? वो प्रिकॉशन पूछे। भैया वो प्रिकॉशन पूछ लेगा, ये बहुत पुराना पैटर्न है। जब प्रिकॉशन पूछता था, अब भी वो एनालिटिकल लेवल पर एग्जांपल्स को यूज करता है। प्रिकॉशन पूछ ले तो 3 नंबर के लिए 3 लिखने हैं, 4 नंबर के लिए 4। और जब भी प्रिकॉशन पूछेगा तो वो मेथड की भी बात करेगा। पहले मैं आपको ये सारी लाइनें समझाना चाह रहा हूँ, याद कराना चाह रहा हूँ। जहां मैंने टिक करा है, टिक का मतलब है इंक्लूडेड, और जहां मैंने कांटे मारे हैं उसका मतलब है एक्सक्लूडेड। आयुषी, ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ टिक का तो वो इंक्लूड होगा, और अगर निशान लगा रहा हूँ कांटे का तो वो एक्सक्लूड होगा। सिर्फ पॉइंट्स को समझो और याद करो। प्रिकॉशंस इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब भी हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है और किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। विद एग्जाम्पल समझेंगे और याद करेंगे। ये बातें ध्यान रखनी है। ऐसा इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें रियल लाइफ में ध्यान नहीं रखी जा सकती। इसीलिए किसी भी देश की नेशनल इनकम की कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होती है। फिर बोल रहा हूं,
रियल लाइफ में हर कंट्री नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, लेकिन किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम एक्यूरेट होती ही नहीं है। किसी की गड़बड़ कम है, किसी की गड़बड़ ज़्यादा है, क्योंकि वो जितने भी प्रिकॉशन आपको समझाए जा रहे हैं सबको फॉलो नहीं किया जा सकता। जो कंट्री जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिकॉशन को फॉलो करता है उतना गड़बड़ कम होती है और उतना वो एक्यूरेसी की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन 100% एक्यूरेटली नेशनल इनकम कोई कंट्री अनाउंस नहीं कर सकती। इसके लिए सामने बातें समझाता हूं एक एक करके। आयुषी, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. सबसे पहला पॉइंट भैया ये याद करना है, सामने मैंने हिंट लिखे हैं। सबसे पहला है सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। शब्द याद कर लो साथ साथ पूरी क्लास। सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स समझाना चाहूंगा। व्हेन प्रोड्यूसर स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अरे उत्पादन करने के लिए 4 साधनों की आवश्यकता पड़ती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक गायब हो जाए प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ऐसा माइक्रो से पढ़ते आ रहे हो, माइक्रो 11th क्लास। तो प्रोड्यूसर को इन चारों फैक्टर्स की जरूरत है। अगर इसमें से कोई भी फैक्टर मालिक घर से लेके आता है, अरे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड सबको याद है, चारों के चारों फैक्टर मालिक ने अपने घर से लगा रखे हैं। और हो सकता है मालिक एक फैक्टर घर से लगाए, हो सकता है 2 फैक्टर घर से लगाए। जो फैक्टर घर से लगाए तो भैया उसको आप जीरो नहीं मान सकते। अगर आपने अपनी दुकान में जमीन अपने घर की लगाई है, दुकान आपकी है, तो भैया बाहर वाले को किराया नहीं देना, लेकिन वो 10,000 रुपया किराया आपको रिवार्ड के नाम से चाहिए। अगर वो जमीन किसी आउटसाइडर से लेके आते तो मान लो 10,000 रुपया किराया देना पड़ता। अगर आप अपने घर से लगा रहे हो तो आपको वो 10,000 रुपया चाहिए, और ये आपके फैक्टर का रिवॉर्ड है जो आपको ही चाहिए, किसी और को नहीं देना। और सबने याद करा है बचपन में, प्रीवियस क्लासेस में, इट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। आयुषी, याद आ रहा है? इट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। Yes, sir. तो भैया ये हर हालत में काउंट होना चाहिए नेशनल इनकम में। जो बाहर प्रॉब्लम सुन लो सारे ध्यान से। एक्चुअली में, अरे अकाउंट्स वाले बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। अकाउंट्स आपको मालूम है हमारे देश की सरकार को नेशनल इनकम का डाटा कहाँ से मिलता है? सोसाइटी जो भी अकाउंटिंग कर रही है वहाँ से सरकार के पास डाटा जा रहा है, और सरकार को पता चल रहा है कि ये मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हुआ, ये मनी वैल्यू ऑफ इनकम हुआ अकाउंटिंग के थ्रू। और अकाउंट्स में सबको मालूम है जो फैक्टर आप बाहर से लेते हो उसकी पेमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। आयुषी, मेरी भाषा समझ में आती है? Yes, sir. जो फैक्टर्स बाहर से ले रहे हो, आपने फैक्ट्री बाहर से किराए पर ली है, हर महीने किराया दे रहे हो, शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंटिंग हो रही है, सरकार को पता चल रहा है। लेकिन दुकान आपकी है तो आप इस बात को अकाउंट्स में लिख नहीं सकते। आयुषी, मालूम है नहीं मालूम है? हाँ सर, पता है। तो उसकी अकाउंटिंग नहीं हो रही, उसकी अकाउंटिंग नहीं हो रही, सरकार को पता नहीं चल रहा, सरकार को पता नहीं चल रहा, नेशनल इनकम में डाटा आ नहीं रहा, और हम प्रिकॉशन में कह रहे हैं, प्रिकॉशन में कह रहे हैं। ये बात सरकार को ढूंढनी है कि कितने फैक्टर्स प्रोड्यूसर्स सेल्फ लेवल पर इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसको नेशनल इनकम में मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके काउंट करे। मेरे इसीलिए कह रहा था एक्चुअली में एक्यूरेट नेशनल इनकम इस दुनिया की कोई भी कंट्री कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सारे प्रिकॉशंस हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, सरकार को डाटा ही नहीं मिलता। और 125 करोड़ की आबादी में सरकार कहाँ कहाँ किस किस के घर जाएगी ये डाटा कलेक्ट करने में। अनुभव को बात समझ में आ रही है? चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। अभी जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है ये एक्सप्लेनेशन बाद में एग्जांपल्स के नाम से आएगा। कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप डील नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं बता पाओगे। चिराग महेश्वरी, समझ में आया? यस सर। मैं साथ साथ प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, और जो प्रॉब्लम्स है हमें उन्हीं को ही तो ध्यान रखना है, हमें उनको कंसीडर करना है। सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि उसका डाटा नहीं मिल पाता। हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि ये काउंट होना चाहिए, ये मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इसको काउंट करेंगे तो नेशनल इनकम एक्यूरेटली आएगा। ये हमारा पहला प्रिकॉशन है। अलीशा, आपको समझ में आ गया? कोई भी फैक्टर आप घर से लगाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या चारों। अरे कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मिक्स्ड इनकम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वो इसीलिए नहीं होता, सरकार को पता ही नहीं चलता। छोटा छोटे दुकानदार हैं, चारों अरे ऐसे समझो टोकरी में पानी की दुकान। आयुषी, मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है? ध्यान से सुनना। क्या बोला है मैंने? टोकरी में पानी की दुकान। टोकरी, अरे चांदनी चौक में टोकरी में पान की दुकान, और उसमें टोकरी उसकी जमीन है। खुद वो सुबह से शाम तक आवाजें लगा रहा है, पान ले लो, खुद मेहनत कर रहा है। उस टोकरी के अंदर 200-500 रुपए का सामान रखा हुआ है, वो उसकी कैपिटल है। और सुबह से शाम तक रास्ते में पुलिस वाला पकड़ ले 50 रुपए उसे भी देने। आयुषी, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ?
Yes, sir. तो वो उसका रिस्क है। अरे रेडी वाले, टोकरी में थोड़ा सामान बेचने वाले, चारों फैक्टर्स लगा रहे हैं। अब वो कौन सी दुकान, कौन सी बिलिंग कर रहे हैं, कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जितना शाम तक करा और कमाया और खा गए। पूरे साल की कमाई उनको खुद को नहीं मालूम कि उन्होंने कितनी कमा ली है, देश को कहां से पता चलेगी। ये प्रॉब्लम है और प्रिकॉशन में कहा जा रहा है इसको ढूंढो और इसको देश की नेशनल इनकम में काउंट करो अगर एक्यूरेट नेशनल इनकम निकालनी है। स्नेहा, बात समझ में आ गई? सर फिर अगर हमने 10,000 का लैंड लगाया है तो फिर वो किस में आएगा, कौन से मेथड में? पहली बात, मेथड की बात बाद में करूंगा, पहले आप प्रिकॉशन कॉमनली याद करो, फिर मैं तीनों मेथड का अलग अलग, अभी मैं डिटेल डिस्कशन मेथड वाइज बाद में करूंगा। ये मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, देखो ये डिस्कशन करूंगा, ये वैल्यू एडेड मेथड की है, बट पहले जो बातें बता रहा हूँ उस पर आप चर्चा करो। तो फिर वैल्यू एडेड मेथड में आ तो गया ये, क्योंकि हम बना रहे हैं तो जो हम पैसे लेंगे तो प्रॉफिट में इंक्लूड तो होगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने आपको आपकी किताबों में लिखा है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। आयुषी, याद आ रहा है? Yes, sir. आपके 99% क्वेश्चन, बल्कि मैं 100% बोल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट सिर्फ दो चीजों से आ जाता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन मैंने आपको लिखवाया प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आ जाए तो उसको लिखना है, तो वो किस लिए? अब ये देखो प्रोडक्शन और सेल्फ कंजम्पशन पर चले गए, इसका डाटा सरकार के पास होता ही नहीं है ना। अरे आपके खेत में जाके घर वाले इतने सारे आलू रोज ले आके खा लेते हैं, अरे तुम्हारे किसान, तुम्हें ही नहीं मालूम तुम कितना खा गए, तुम उसकी अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे, देश को कहां से पता चलेगा? अरे बात समझ में आ रही है स्नेहा? यस सर। तो वैसा ही एग्जांपल है सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स। ये प्रॉब्लम्स है, मैंने फार्मूलों में सारी बातें प्रिकॉशन के नाम से फॉलो करी हैं कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आ जाए, फॉलो करो। सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स को हर हालत में होना चाहिए, बट उसकी अकाउंटिंग ही नहीं हो रही, देश को कहां से, उस फर्म को ही नहीं पता चलता। फर्म कहती है, एग्जांपल सुनना, एक फर्म में मालिक खुद ही काम कर रहा है, कम मिले कम उसके, ज्यादा मिले उसके, वो ये कंडीशन तो कहता ही नहीं है कि बाहर वाला आएगा तो 1,000 रुपए रोज के लेगा और उसको भी 1,000 रुपए रोज के ही मिलने चाहिए। कम मिले कम उसके, ज्यादा मिले, वो तो एडजस्टेबल है, लिख भी नहीं रहा उस बात को, और सारा का सारा अमाउंट प्रॉफिट में मर्ज हो रखा है। और वो मर्ज हो रखा है नहीं हो रखा है क्या कह सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग हो रखी है नहीं हो रखी है। और किताबें भी लोग मैनिपुलेट करते हैं स्नेहा, बुक ऑफ यस अकाउंटिंग। सर, ये अभी हम ये करेंगे कि ये कौन से मेथड में आना चाहिए। मैं इसको तीनों मेथड में यूज कराऊंगा, अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। खाली सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर से वैल्यू एडेड मेथड, अभी तुम कंफ्यूज मत करो ना बाकी बच्चों को। इसी के आगे लिख दूंगा इनकम, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम मेथड। इसी के आगे एक्सपेंडिचर लिख दूंगा, यही हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। मेथड की चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप बात समझो जो बता रहा हूँ। यस सर। तो अभी शब्दों को सुनो कि क्या गड़बड़ है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए एक्यूरेट निकालने के लिए। तो मैंने पहला शब्द बताया सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स। कोई भी 4 फैक्टर्स में से आप खुद लगा रहे हो तो उसकी अकाउंटिंग नहीं हो रही, देश को पता नहीं चल पा रहा, नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो पा रहा, हमें ये काउंट करना चाहिए। और फार्मूलों में भी मैंने यूज कराया। तो मैंने शब्द बोल दिया, क्या बोला है मैंने, सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स। मेथड वाइज जब बात करूंगा तो इस लेवल को थोड़ा सा चेंज करूंगा टेक्निकली, उसकी चर्चा आप अभी होल्ड करो। तो मैंने पहला शब्द याद कराया, सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आयुषी, रिपीट। Self-imputed factors are always included in the calculation of national अभी income. मैंने ऊपर कहीं कोई मेथड नहीं लिखा, तो मेथड की चर्चा बाद में, पहले ये 10 लाइनें याद करो। सर हाँ सर, हाँ ये जी, आप कह रहे हो इंक्लूड होने चाहिए पर नहीं होते। अकाउंटिंग ही नहीं हो रही ना। अकाउंटिंग अगर हो जाए तो वो कैलकुलेट हो जाएगा, अकाउंटिंग ही नहीं हो रही तो कैसे पता चलेगा सरकार को। कैलकुलेट नेशनल इनकम कौन करता है, सरकार। सरकार के पास डाटा कहां से आता है, अकाउंट्स के माध्यम से। तो मतलब अभी ये हो नहीं रहे पर होने नहीं चाहिए। नहीं, अरे बड़े लेवल पर जो प्रोडक्शन करता है उसका डाटा मिल जाता है। मैंने एग्जांपल लिया है, एक छोटा रेडी की दुकानदार, एक टोकरी पे पान की दुकान, अब उसकी अकाउंटिंग ही नहीं हो रही, वो सारे फैक्टर्स घर से लगा रहा है और रोज 500 रुपए कमा के घर लेके जा रहा है। अब ये भी एग्जांपल बताया है, उसको खुद को नहीं पता पूरे साल उसने कितना कमा लिया। ये रिवार्ड ऑफ सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स है।
रिवार्ड ऑफ सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स है, उसे खुद को नहीं पता चला, देश को कहां से पता चलेगा, और सरकार नेशनल इनकम में काउंट करेगी जबकि होना चाहिए। और मैंने इसका एग्जांपल लिया, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं होता, अरे सरकार को ही नहीं पता चलता, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे, अभी मैंने रेडी वाला लिया, पटरी वाला लिया, सरकार को पता नहीं चलता, और जितना पता चल रहा है वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, हाँ जी। और सर बेसिकली ये प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? मतलब प्रिकॉशन का मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम से हम इनको ध्यान में नहीं रखते तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन सही नहीं आती है। अच्छा, ये ओके। क्लियर हो गया? जब भी हाँ कोई जी। कंट्री नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रही है तो उसकी नेशनल इनकम बिल्कुल एक्यूरेट आए, कोई मिस्टेक ना हो, तो उसे क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे नेशनल इनकम एक्यूरेट आए। उसके पॉइंट्स याद करा रहा हूं। ये पॉइंट इस तरीके से नहीं आएंगे, एग्जांपल के नाम से आएंगे, तो कंसेप्ट समझा रहा हूं और मैं मेथड वाइज भी इसकी चर्चा करूंगा। तो अभी पहली बात स्नेहा को याद हो गई? स्नेहा, यस सर। सेल्फ इंप्यूट, अभी मैं मेथड वाइज बाद में चर्चा करूंगा, पहले 10 लाइनें पूरी क्लास को याद करनी है। सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। दूसरे पॉइंट पर चल रहा हूं और इसको समझो। अभी अभी समझाया प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आपकी हलवाई की दुकान है, आपका नाम है बीकानेर वाला, आपके घर वाले आए, दुकान में से 500 रुपए का सामान लेके चले गए। या आप एक किसान है, आपके घर वाले आए और खेत में पोटैटोस की प्रोडक्शन हो रखी है, वो अरे हर दूसरे तीसरे दिन घर में कंजम्पशन के लिए ले जाते हैं, तो ना तो उसकी कोई अकाउंटिंग हो रही, वो किसान को ही नहीं पता पूरे साल में घर वाले कितना लेके चले गए और खा गए, किसान को ही नहीं पता, तो देश को कहां से पता चलेगा? उसकी अकाउंटिंग ही नहीं हो रही। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। प्रॉब्लम क्या है? ये काउंट ही नहीं हो पाता, और काउंट हो पाता है तो जितना है उतना काउंट। हिंदुस्तान में मोर देन 5000 विलेजेस, मोस्ट बैकवर्ड विलेजेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिफाइड अभी तक वो बिजली नहीं पहुंची है। अब वो लोग बेचारे ओनली गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ध्यान से सुनना, मैं जो एग्जांपल्स बता रहा हूं, स्नेहा बात समझ में आ रही है? सिर्फ उगाते हैं अपने खाने के लिए, सेल्फ रिलायंट है वो लोग, उनका सोसाइटी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कट ऑफ है। सड़कें, बिजली, पानी, बैकवर्ड इलाके, कबीले बोलते हैं उन्हें, बार्टर सिस्टम चलता है आज भी वहां पर। स्नेहा मेरी भाषा समझ में आती है? यस सर। पहाड़ों में जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से वो नेटवर्किंग नहीं बनी है, सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन 70 सालों में अभी तक उन तक पहुंचाया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, पूरे साल उगाते हैं और अपना लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं। अब कोई उनसे जाके पूछे ले कितना, अब वो लिख थोड़ी ना रहे हैं कि आज 4 किलो भिंडी लाए अपने खेत में से निकाल के, आज 2 किलो लाए, वो तोल तोल के थोड़ी ना लिख रहे हैं इतना खा गए। उनको खुद नहीं पता पूरे साल कितना प्रोडक्शन कर लिया, देश को कहां से पता चलेगा, सरकारों को कहां से पता चलेगा? जबकि प्रोडक्शन हुआ है और उसकी मनी वैल्यू आपके देश में हर हालत में काउंट होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं काउंट होनी चाहिए, इसको पता लगाना चाहिए सरकार को, उसके तरीके बनाने चाहिए। स्नेहा क्लियर हुआ? आयुषी? ओके सर। यस सर। Yes, sir. तो प्रॉब्लम के नाम से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन प्रिकॉशन के नाम से आता है, और ज्यादा बढ़िया आएगा एग्जाम्पल के नाम से। तो पहले प्रिकॉशन याद करवा रहा हूं एग्जाम्पल्स को समझाते हुए। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। रिपीट आयुषी। Production for self-consumption is always included in the calculation of national income. स्नैपशॉट सारे ले लेना बच्चों, जिसको याद नहीं हो रहा है, वो जिसको याद हो जाए वो तो अपने आप भी लिख पाएगा। अलीशा जल्दी बोलो, प्रोडक्शन फॉर। Production for self-consumption is always included in the calculation of national income. अनुभव एक बार दोबारा बोल दो। अनुभव अग्रवाल। Production for self-consumption is always included in the national income. भैया ये काउंट नहीं हो पाता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमें पूरी दुनिया में हर कंट्री को ये काउंट करना चाहिए। डाटा कैसे सरकार कलेक्ट करेगी, वो सरकार की मेथडोलॉजी है। तो तीसरी बात पर चल रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब देखो मैंने यहाँ काटा लगाया है, का मतलब इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलवेज एक्सक्लूडेड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कभी भी काउंट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारा डाटा ऐसा है सरकार को पता ही नहीं चलता। ध्यान से सुनना, सरकार वैल्यू ऑफ आउटपुट को नेशनल इनकम मान लेती है। स्नेहा
वैल्यू ऑफ आउटपुट पता है क्या होता है? सबको मालूम है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, सबको मालूम है। अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड आपको क्या निकालना होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आपने 100 एज ए कारपेंटर एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1000 रुपए के गुड्स बनाकर बेच दिए। अब बदले में वो जो 100 रुपए की लकड़ी जंगल से तोड़ के लाया, उसका डाटा उसके पास खुद ही नहीं है, तो सरकार को कैसे पता चलेगा? वो 100 रुपए का जो रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा है, कई बार उसकी बिलिंग ही नहीं होती, उसका डाटा ही नहीं होता, तो वो सरकार को ही पता नहीं चल पाता। जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ आउटपुट को सरकार मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मान के काउंट कर लेती है। यहाँ यही समझाया जा रहा है भैया। कुछ किताबें बोलेंगी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं आएगी, कुछ किताबें बोलेंगी वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो आईसी जुड़ा हुआ है वो नहीं आएगा। मैं मोस्ट एक्यूरेट बात बोल रहा हूँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कई बार कोई भी वस्तु को देखकर ये नहीं कहा जा सकता वो नेशनल इनकम में आएगी, पहले उसका यूज देखेंगे। फाइनल गुड्स है इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स है नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सरकार को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, और सरकार उसे काउंट कर लेती है। स्नेहा क्लियर हुआ? आयुषी? यस सर। तो मेरी लाइन क्या है प्रिकॉशन की? इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। 3 पॉइंट्स मैंने बोल दिए, अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। सेकेंड हैंड गुड्स, आपके साल में 10,000 रुपए का कोई भी एग्जांपल ले लो जी, 2 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी है शोरूम से। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है नेशनल इनकम में काउंट हो गया। 6 महीने बाद वो गाड़ी आपने किसी और को बेच दी। आपने 6 महीने बाद गाड़ी बेची है। अरे आप हो सकते हो एक शॉपकीपर जिसने सेकेंड हैंड गुड्स का कारोबार कर रखा है, सेकेंड हैंड गुड्स बेचने से आपको कमाई हो सकती है, लेकिन याद रखना ये गुड्स ऑलरेडी आपके साल में एक बार काउंट हो चुकी है। वही चीज दोबारा बेचने से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो उसकी मनी वैल्यू नेशनल इनकम में आएगी नहीं। स्नेहा ये बात क्लियर हो गई? यस सर। मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, आपके साल में 10 लाख रुपए का कोई मकान आपने बनाया है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। 6 महीने बाद 10 महीने बाद आपने वही मकान अब सेकेंड हैंड हो गया, किसी और को बेच दिया, तो आपको कमाई हो रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप इंडिविजुअली अपनी इनकम में भी दिखा सकते हो। लेकिन याद रखना ये सेकेंड हैंड गुड्स है, और इसको बेचने से ये वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, ना वैल्यू काउंट होगी ना इससे होने वाला मुनाफा। मुनाफे का चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा कैपिटल गेन के नाम से, विंडफॉल गेन्स के नाम से। भैया हाँ जी भैया, जैसे मैंने फोन लिया लेकिन मैंने उसे 6 महीने बाद OLX में डाल दिया, फिर भैया? ध्यान से सुनना बच्चों, रजत ने पूछा है फोन लिया, इसने कंपनी का न्यू ब्रांड, अरे बिल्कुल नया फोन लिया है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब ये फोन उसी साल में किसी और को बेच दे 6 महीने बाद, सेकेंड हैंड हो गया, या अगले साल का मतलब अगला अकाउंटिंग ईयर में वो पुराना मोबाइल बेच दे, दोनों ही कंडीशन में सेकेंड हैंड गुड्स है, जिस साल में भी बिक रही है ये सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। अगर काउंट कर ली तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। रजत बात समझ में आ गई? सेकेंड हैंड गुड्स है जी भैया। ऑलरेडी जब नई थी, पहली बार बनी थी, तो हम मनी वैल्यू को नहीं लेते नेशनल इनकम में, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। आपके साल में जो बना है उसकी मनी वैल्यू आपने काउंट करनी है। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को बेच रहे हो तो वो ऑलरेडी काउंटेड है, तो आपके साल में वो 4 बार दोबारा बिक जाए या आने वाले सालों में वो पुरानी चीज जितनी मर्जी बार बिक जाए, वो कभी भी दोबारा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब भी वो जिस भी साल में वो बनी थी पहली बार। रजत क्लियर? जी भैया। तो मेरी लाइन खत्म। सेकेंड हैंड गुड्स ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब प्रॉब्लम क्या है? ये काउंट हो जाती है, पता ही नहीं चल पाता सरकार को, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे एग्जांपल्स में, और वो काउंट कर लेते हैं। तो हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, सरकार को सजेशन दे रहे हैं कि उसे ध्यान रखना है कि वो सेकेंड हैंड गुड्स को किसी भी तरीके से काउंट ना करे। स्नेहा ये क्लियर है? सर ये जो कैपिटल गेन है वो इंजेक्शन का एग्जांपल है क्या? कैपिटल गेन पर अभी थोड़ी देर में चलते हैं, उसके लिए मेरे को देखो मेन टर्म है विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का एग्जांपल है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है मैं एग्जांपल लूंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अभी 4 पॉइंट क्लियर हो गए स्नेहा, अभी आ रहा हूं 8वें पॉइंट पर। यस सर। अभी हम 5वें पर चल रहे हैं।
5 पेपर चल रहे हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। मैं पुरानी क्लासेस में कहानी सुना चुका हूँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को कुछ बुक्स ने लिखा है पेपर क्लेम्स या फाइनेंशियल, दोनों नाम याद रखने हैं। और फिर मैंने इसके एग्जांपल्स याद कराए हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स। आयुषी याद है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स? Yes, sir. इसके एग्जांपल्स बच्चों, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, और क्या बताया था बच्चों? करेंसीज। किसी भी देश की करेंसी। अरे सिर्फ इंडिया की, अरे बहुत आपको मालूम है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले बहुत सारे व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, पैसे में, अरे हिंदुस्तानी पैसे डॉलर में लगा दिए, डॉलर को उन्होंने यूरो में बदल दिया, यूरो को उन्होंने किसी और देश की करेंसी में पाउंड स्टर्लिंग में बदल दिया, और रोज लाखों रुपया कमा के ले जाते हैं इस चक्कर में, सिर्फ करेंसी के एक्सचेंज से। मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. तो भैया तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान में अब अलाउड होने का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है, बट क्रिप्टो करेंसी इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पेपर क्लेम्स, बट अभी हिंदुस्तान के बाहर एप्लीकेबल है उसका एक्सचेंज। हिंदुस्तान में सरकार उसको लीगल बनाने की तैयारी कर रही है, अभी तक इलीगल है। अरे क्रिप्टो करेंसी समझते हो? ओके भैया। क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल बहुत सारे हैं, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल बिटकॉइन। अरे सुना है नहीं सुना है किसी ने? Yes, sir. मैं सुना है। तो अभी भैया ये प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब पे, सरकार इसको लीगल बनाने की कोशिश कर रही है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना चाह रही है सरकार। तो अभी जब लीगल हो जाएगा तो लोग यूज कर सकते हैं इसको, इससे सेल परचेज हो सकती है, किसी भी चीज की पेमेंट हो सकती है, जब सरकार ऐसा सिस्टम कर लेगी। अभी तक हिंदुस्तान में फॉरेन कंट्रीज में एलिजिबल है, बहुत सारी कंट्रीज में। जो डेवलप्ड कंट्री है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो अलाउड करती हैं। डेवलपिंग कंट्रियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करना है तो सरकार सिस्टम को अपने पास कंट्रोल रखना चाहती है। मैं आगे इंडियन इकोनॉमी में इस पर चर्चा डिटेल में करूंगा। तो कंट्रोल करने के लिए वो इस तरह के कोई भी पैरामीटर्स को बैन कर देती है ताकि वो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चले। तो वापस आ रहा हूं मैं अपने शब्द पर, शब्द हेडिंग याद करो पहले, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, दूसरा नाम पेपर क्लेम्स, एग्जांपल बताए शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड। ध्यान से सुनना, कागज के टुकड़े शेयर्स, डिवेंचर्स भी, अरे मालूम है आपको शेयर्स क्या है? मालिकाना हक। डिवेंचर्स क्या है? किसी कंपनी ने आपसे कर्जा ले लिया, बदले में कागज के टुकड़े पर लिख के दे दिया। अरे पुराने जमाने में फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स होते थे, अभी तो सिर्फ डिजिटल है। आपको बैंक अकाउंट में अलग से डीमैट, अरे आयुषी पता है डीमैट? Yes, sir. डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो आपके बैंक में बस वो नाम लिखा आ जाता है और उतने पैसे गायब हो जाते हैं। तो कुल मिला के शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और करेंसी, ये सब एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और पेपर क्लेम्स के। कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, ऑथराइज कैपिटल, अरे कागजों में बना लो 10 करोड़ रुपए का ऑथराइज कैपिटल, 10,000 करोड़ का। डिवेंचर्स के कागज छाप लो, बॉन्ड छाप लो, करेंसी छाप लो, जितनी मर्जी करेंसी छाप लो, करेंसी को बढ़ा दो घटा दो भैया, इससे करेंसी मनी कम या ज्यादा तो हो रही है, लेकिन हम करेंसी को, कागज के टुकड़ों को देश की नेशनल इनकम नहीं कहते। देश की नेशनल इनकम किसको? प्रोडक्शन की मनी वैल्यू को। कुल मिला के प्रोडक्शन को नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं, और वो प्रोडक्शन लीटर मीटर किलोग्राम में है जिसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए हम उसकी मनी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्शन की मनी वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, पैसे को नहीं काउंट कर रहे। अगर कोई देश करेंसी छापे जाए तो उससे इन्फ्लेशन आता है। तो समझा चुका हूं, उसकी वजह से हम नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस पर निकालते हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यानी पेपर क्लेम्स या शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या करेंसी नेशनल इनकम में कभी भी काउंट नहीं होती। इसमें हम प्रोडक्शन को मेजर करके वो किसी को बताएं, वो काउंट होगा। ये क्लियर हो गया आयुषी? Yes, sir. तो मैंने एग्जाम्पल भी इसीलिए बोले हैं, एग्जामिनर जो एग्जाम्पल लेगा उसमें शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड बोल सकता है, पेपर क्लेम बोल सकता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो मेरी लाइन क्या बनी? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या पेपर क्लेम या शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स always excluded in the calculation of national income. Ayushi, repeat. Financial documents or paper claims like shares, debentures, bonds, currency are not included in the calculation of national income. Point number 6 पर चल रहे हैं बच्चों, जल्दी जल्दी चलाते हैं, जरा डिस्कशन एक बार सारा करना चाह रहे हैं। इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, अरे सरकार ने बैन कर रखा है। वैसे तो चोर कह सकता है भैया हमने बड़ी मेहनत करी है, पूरी टीम बनाई है, इतना सारा पैसा लगाया है और ये हमारे खून पसीने की कमाई है जो भी चोरी करके लाए हैं, उसका ये मानना हो सकता है और वो मेहनत तो कर ही रहा। देखो मेहनत तो चोर भी कर रहा होता है, लेकिन सरकार कह रही है इलीगल एक्टिविटीज, और सरकार उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और पता चल जाए तो जेल में भी डाल देगी और पैसे भी छीन के ले जाएगी। लेकिन अरे सरकार पहले से ही कह रही है कि ये एक्टिविटी अलाउड है और ये एक्टिविटी अलाउड
स्नेहा बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे समझो दिल्ली में सरकार ने किसी फैक्ट्री को बैन कर दिया और आप उसके बावजूद वो फैक्ट्री लगा दो, तो ये इलीगल एक्टिविटी है और इससे होने वाली कमाई सरकार को पता चल जाएगा, फैक्ट्री बंद कर देगी और इससे होने वाली कमाई को भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इलीगल एक्टिविटीज है, इसकी अकाउंटिंग सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होगा। ये सबको क्लियर हो गया आयुषी? यस सर। बात खाली स्मगलिंग की नहीं है। अब सरकार ने हिंदुस्तान में अफीम की खेती, आयुषी बात, अफीम की खेती बात समझ, मेडिकल, अरे मेडिकल बहुत सारे केमिकल हिंदुस्तान में मेडिसिन बनाने के लिए अफीम का यूज होता है। आयुषी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। कुछ इलाकों में सरकार इसे अलाउड करती है, बिहार में कुछ इलाकों में सरकार प्रमोट करती है कि अफीम की खेती करो और फिर उसको प्योरीफाई करके चीज़ें बनाती है और उसका मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और फिर कंपनियों को बेचा जाता है। लेकिन कुछ इलाकों में सरकार ने बैन कर रखा है और कोई सरकार की परमिशन के बगैर वहाँ अफीम उगा ले तो फिर वो इलीगल एक्टिविटी है, हालांकि वो कमा रहा है। अरे आपको पता चलता है कि एरोप्लेन में किसी आदमी को पकड़ लिया, उसके पास इतनी अफीम है, इतना कोकीन है, इतना गांजा है, इन सब का यूज़ मेडिकल साइंस में करा जाता है। आयुषी बात समझ में आ रही है? पकड़ लिया, उसका सामान भी ले लेते, 1 करोड़ कहते, 1 करोड़ रुपए का उसके पास सामान मिला और वो भी जब्त कर लिया। आयुषी? यस सर। क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज है, सरकार उसको प्रमोट नहीं कर रही। सरकार कह रही है ये देश के लिए सही नहीं है, हमारी परमिशन के बगैर कोई भी ऐसा करेगा तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। एग्जांपल बता दिए, इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आयुषी रिपीट करो। Illegal activities like smuggling can never be included in the calculation of national income. अगला शब्द, पहला वाला याद करा था, सेल्फ इंप्यूटेड फैक्टर्स। एग्जांपल बताए थे, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी एक फैक्टर, 2 फैक्टर या सारे फैक्टर आप लगाओ तो उसका रिवॉर्ड नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, हो नहीं पाता, ये प्रॉब्लम है। अगला मैंने 7th पॉइंट में क्या लिखा है, सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज। एक्चुअली में इसको कुछ बुक्स ने लिखा हुआ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आयुषी समझ में आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? यस सर। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कुछ बुक्स ने लिखा है सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज। ऐसे समझो आपकी माता आपको खाना बना के खिला रही है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, आप कह सकते हो 100 रुपए का खाना खाया, मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन घर में माता खाना बना के खिलाए, इसको मनी वैल्यू में निकाला नहीं जा सकता, मनी वैल्यू में निकाला नहीं जा सकता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या हम इसे बोल रहे हैं सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज, नेवर बी इंक्लूडेड या ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज, स्नेहा समझ में आ गया? यस सर। आप स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, फीस पे कर रहे हो, नेशनल इनकम में आएगा, लेकिन आपके फादर आपकी मदर आपको पढ़ा रही हैं, ये सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज। फैक्टर और सर्विसेज का डिफरेंस क्लियर हो रहा है बच्चे? कुशल, सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज हाँ जी सही। बोले तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसे में ही नापा नहीं जा सकता, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अदर फैक्टर्स, तो ये पैसे में ही नापा नहीं जा सकता, तो नेवर बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कुशल बोलो 7th पॉइंट। सेल्फ इंप्यूटेड सर्विसेज नेवर बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ इसका नेशनल मैंने एक इनकम। और नाम बताया है, कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है इसे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये सर्विसेज है, ऊपर फैक्टर्स है, फैक्टर्स 4 फैक्टर, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। अगली बात 8th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का एग्जांपल मैंने लिखा है कैपिटल गेन। ध्यान से सुनना, आप शेयर्स का बिजनेस करते, अरे आपको मालूम है हिंदुस्तान में बहुत सारे व्यापारी हैं जो शेयर्स को डील करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। आयुषी? यस सर। एग्जांपल सुनना, आपने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, रीजन है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुन लो रीजन, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। आयुषी क्लियर है? यस सर। एग्जांपल नंबर 2, 1 लाख रुपए के शेयर आपने 1,10,000 में बेच दिए। अरे 1 लाख रुपए के शेयर परचेज करे थे आपने, 1,10,000 में बेच दिए, तो ये जो 10,000 का मुनाफा हुआ है ये विंडफॉल गेन्स है, ये विंडफॉल गेन्स है, ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। बच्चे जल्दी बताओ। यस सर। ध्यान से सुन लो, फिर दोबारा सुन लो। आपने कोई मकान, जो शेयर्स का एग्जांपल ले रहा हूं वही मकान का एग्जांपल ले रहा हूं, आप पहले तो हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पर ही फोकस रखते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स या करेंसी। आप करेंसी का व्यापार करते हो, ऐसी कंडीशन में आपने 2 लाख रुपए की करेंसी एक्सचेंज कर ली, ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। इस करेंसी को एक्सचेंज करने में आपको मुनाफा हो गया, ये भी नहीं आएगा, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स,
विंडफॉल गेन्स का मतलब है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मीनिंग याद करो, गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ फिक्स असेट्स या कैपिटल असेट्स। स्नेहा मैंने क्या बोला है कैपिटल गेन का मीनिंग? रिपीट। Gain arise on transfer of fixed assets. फिक्स असेट्स, ध्यान से फिर समझ लो, आपने कोई फिक्स असेट्स या कैपिटल असेट्स जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आपके मकान बेच दिया। अरे मकान बेचा है तो सेकंड हैंड हो गया, सेकंड हैंड हो गया। तो मकान सेकंड हैंड बेचा है वो बिल्कुल नहीं आएगा, उसका रीजन है सेकंड हैंड गुड्स। लेकिन मकान को 1 लाख रुपए में खरीद के 6 लाख में बेच दिया, तो ये जो 5 लाख का मुनाफा है ये भी नहीं आएगा। इसमें तुमने मेहनत थोड़ी ना करी है। अरे तुम्हारा मकान बाय मिस्टेक शहर में है, शहर में है। अरे गांव में होता है तो दाम कम होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का वैक्यूम। शहर में सरकार ने पॉलिसीज बना दी, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दी, जिसके चलते गांव के लोग शहर में आ रहे हैं। डिमांड जमीनों की बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी ही है, तो डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर वो मकान 1 लाख से 10 लाख का, 10 लाख से 50 लाख का हो जाता है। उसमें तुमने कुछ नहीं करा है, तुमने कुछ नहीं करा है, तुमने कोई फैक्टर नहीं लगाया है। अब वो तुमने 10 लाख का मकान 30 लाख में बेच दिया, 30 लाख का तुम्हारे लिए मुनाफा हो रहा है। इसको मैं कैपिटल गेन बोल रहा हूँ, जिसको क्या बोल रहे हैं? विंडफॉल गेन, अचानक पैसे। अरे कभी कभी ऐसे समझो लॉटरी का टिकट, लॉटरी का टिकट। शेयर्स में क्या होता है? जुआ ही तो खेलते हो। 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, पैसा लगा दिया, कल को 1.5 लाख के हो गए, बेच दिया। विंडफॉल गेन्स, अचानक कमाई हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि सरकार की पॉलिसी कुछ ऐसी बदल गई जिससे उस कंपनी को फेवर मिल गया और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। और कई बार तो शेयर्स की वैल्यू अपनी कैपेसिटी की वजह से नहीं बढ़ती। अरे पिक्चर देख ली होगी किसी ने शेयर्स वाली, देखी है नहीं देखी? हर्षद मेहता। हाँ Yes, sir. उसमें वो बदमाशी क्या कर रहा है? वो जानबूझ के डिमांड और सप्लाई में डिस्टरबेंस क्रिएट करके, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करके दाम बढ़ा रहा है और लोगों को भी कमाने दे रहा है और खुद भी कमा रहा है। अरे भाषा समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूँ? 1 लाख के 1.5 लाख कर दिए। सर बट जो लोग खुद ही शेयर्स, जो सिर्फ शेयर्स का ही काम करते हैं, तो वो फिर टैक्स वगैरह कैसे होता है? अब ये बात भैया, तुम अकाउंट्स वाले ये गड़बड़ क्यों करते हो? जो व्यक्ति शेयर्स में डील कर रहा है उसके लिए वो कैपिटल असेट्स है ही नहीं, उसके लिए स्टॉक है और उसकी कमाई नेशनल इनकम में काउंट होगी प्रॉफिट के नाम से, उसका वो सरकार को टैक्स भी देगा। ए बच्चे, पहली बार आप एज ए कंज्यूमर 1 लाख के शेयर खरीद के 1.5 लाख में बेच रहे हो, ये विंडफॉल गेन है, ये कैपिटल गेन है। लेकिन आप रोज शेयर्स को खरीदते बेचते हो तो ये आपका बिजनेस है और ये आपका बिजनेस इनकम है। बच्चे को बात समझ में आती है? 2 अलग अलग बातें। यस सर, यस सर। अरे आप रोज प्रॉपर्टी डीलर की तरह से मकानों को खरीद के बेच रहे हो तो उसकी कमाई नेशनल इनकम में आएगी, मेहनत है आपकी। लेकिन आपने 10 साल पहले मकान खरीदा और आज बेच दिया, ये कह रहा हूं विंडफॉल गेन है। स्नेहा बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों। स्नेहा, अरे कहां गए? यस सर। तो शब्दों को गड़बड़ मत करना। विंडफॉल गेन जिसमें अचानक दाम बढ़ गए और मुनाफा हो गया, डिमांड एंड सप्लाई में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी की वजह से। कैपिटल गेन, इसका मैंने एग्जांपल लिया है। गेन अराइज ऑन एग्जांपल लिया है इसका, मैंने एग्जांपल लिया है। 1 लाख रुपए के शेयर बेचे, वो इसलिए नहीं आएगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। 1 लाख के शेयर वो कहते 4 लाख में बेच के आपने पैसे कमा लिए, 1 लाख रुपए शेयर मार्केट से कमा लिए, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विंडफॉल गेन्स है। आयुषी क्लियर हो गया? विंडफॉल गेन्स Yes, sir. एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जल्दी से बोल रहा हूं अगला पॉइंट। सबको मालूम है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हो माइनस करते हो? पूरी क्लास आयुषी जल्दी बताओ। Minus. जितने भी फार्मूले मैंने कराए हैं उस फार्मूले में प्लस है। अरे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में प्लस है का मतलब इंक्लूडेड, माइनस है का मतलब एक्सक्लूडेड। तो इनडायरेक्ट टैक्स नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में माइनस होता है, इसीलिए रीजन आपको मालूम है। इनडायरेक्ट टैक्स मालूम है, माइनस कर रहे हो, ऑलवेज एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम आप पहले से ही याद कर चुके हो। आयुषी याद है ट्रांसफर इनकम? Yes, sir. यहाँ बात करंट ट्रांसफर इनकम की हो रही है, कैपिटल नेचर की बात नहीं हो रही। एग्जांपल बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 3 तरह के होते हैं: नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। तो जितनी भी ट्रांसफर इनकम है यूनिलेटरल कांसेप्ट है, अनअर्न्ड इनकम है, नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। किसी भी हालत में नेशनल इनकम में काउंट नहीं होनी चाहिए, और हो जाती है बाय मिस्टेक, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये क्लियर हो गया? 10 पॉइंट सारी क्लास। Yes, sir. इसका Yes, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो, अगली क्लास में मैं इसी बात को पहले सुनूंगा, अरे याद करके बैठना, फिर मैं तीनों मेथड, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग इसकी चर्चा करूंगा, बताऊंगा पेपर में थ्योरी में किस तरह से आ सकता है, फिर इसके एग्जांपल्स को हम डील करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। आयुषी ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो अभी के